पीस है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या पीस से दूर जा रहे हैं। हर मुल्क जो है, आप रशिया यूक्रेन का देख लें या ईरान और इजराइल का देख लें, इंडिया पाकिस्तान का देख लें, ये जो वो जंगें हैं जिन्होंने रीशेप की हैं चीज़। दो बड़े बिग एलिफेंट्स आर इन द रूम, एक इंडिया हमारे इस रीजन में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल जो है वो उस रीजन में एक बड़े हाथी के तौर पर कमरे में मौजूद है, जो पूरी दुनिया की जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम देखना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो मुस्तकबिल है उसमें देखना यह है कि हम जो फ्रिक्शन है या जो लड़ाई है या जो जंग है या जो पीस है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या पीस से दूर जा रहे हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से इंडिया ने जब पाकिस्तान पे हमला किया और मिडल ईस्ट में इजराइल ने जो ईरान पे अभी हमला किया, इन्होंने बिल्कुल रीशेप कर दिया जी। पूरी दुनिया एक वाई जंक्शन पे खड़ी थी, पूरे रीजन को रीशेप कर दिया गया। वी हैव अ न्यू साउथ एशिया। हम एक नया ईरान देख रहे हैं, हम एक नया पाकिस्तान देख रहे हैं, हम एक नया वर्ल्ड देख रहे हैं। इसके बीच में अब हर मुल्क जो है, आप रशिया यूक्रेन का देख लें या ईरान और इजराइल का देख लें, इंडिया पाकिस्तान का देख लें, ये जो वो जंगें हैं जिन्होंने रीशेप की हैं चीज़ें। फिर वाशिंगटन जो वाइट हाउस से चीज़ें आ रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली बता रहे हैं कि वो एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी और इस रीजन में जो दो इतना बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान मौजूद है, उसके लिहाज से हम उसको अगर सामने मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि हम चाहेंगे कि एक प्रो पीस प्रेसिडेंसी इन वाइट हाउस। एंटी वॉर तो देखें, जंग का ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंशिया वॉर डजंट मीन कि मुकम्मल एक टोटल पीस हो गया। असल पीस तो तब आएगा जब कोर इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा। तो इस वक्त हम देखते हैं कि दो बड़े बिग एलिफेंट्स आर इन द रूम, एक इंडिया हमारे इस रीजन में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल जो है वो उस रीजन में एक बड़े हाथी के तौर पर कमरे में मौजूद है, जो पूरी दुनिया की जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है। मैं क्यों कहता हूं कि हम हमेशा मैं ये कहता हूं कि हम वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं या फ्रिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी कुछ चीजें अभी आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब मैं मिसाल के तौर पे जो नेटो कंट्रीज हैं वो 2% के ऑफ देयर जीडीपी के करीब अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किया करती थी। उनके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो उसी तरह होते थे। उसको वो रेज करके जो यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर, प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर, उसको ले जा रहे हैं 5% ऑफ द जीडीपी। दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट। तो हो क्या रहा है कि जो एड में या किसी मुल्क की जो सोशल डोमेन में जो हेल्प किया करते थे अमेरिका और जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने वो जो एड्स के लिए जो बजट रखा होता था उसको भी डाइवर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द वॉर। कनाडा जैसा मुल्क जिसकी मैं नहीं समझता कि उसको इतनी बड़ी फौज की या इतनी बड़ी एप्लीकेशन की जरूरत है, वो भी तकरीबन अपना उनका जो बजट है $150 बिलियन के करीब 2035 में वो उसको इंक्रीज करेंगे। पोलैंड जैसा मुल्क, ऑफ कोर्स रशिया का एक फियर क्रिएट किया गया है, एक रशिया उनके नेबरहुड में, वो अपना रशियन एप्लीकेशन के खौफ के नज़र से या खौफ की वजह से वो अपना 4.7% ऑफ द जीडीपी तक, यानी कि मार्क इंक्रीज इन दी बजट। अब ये वो चीजें हैं जिसको मैं सामने मद्देनजर रखकर ये समझता हूं कि ये जो एसिमेट्री है या जो वॉर है या जो फ्रिक्शन है ये बढ़ती चली जाएगी। फिर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो हमारे सामने है, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने की बातें हो रही हैं। जब तक ये जस्ट सोल्यूशन नहीं होंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इस रीजन में भी और इस पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ हैं उनमें इजाफा होगा। यूनाइटेड किंगडम जैसा मुल्क वो न्यूक्लियर की डोमेन में अब F-35 खरीदने के प्लान्स कर रहा है ताकि एरियल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी वो न्यूक्लियर कैपेबल हों। ईरानियन एप्लीकेशन के बाद और ईरान पर हमले के बाद मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो न्यूक्लियर परसूट्स हैं उसमें भी सर जाएगी, उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि लोग अब इसी को मुल्क जो है वो तमाम ममालिक जो है वो इसी को अपना एक निजात का जरिया समझेंगे या कम से कम अपनी प्रोटेक्शन का जरिया जरूर समझेंगे। और इससे पहले कि वो उनको जो थ्रेट एक क्रिएट की जाती है, जो उनको बताया जाता है कि ये थ्रेट है, वो अगर जैसे अगर अब ईरान की आप मिसाल ले लें, अगर हम ये कहते हैं कि जी ईरान की ये थ्रेट खत्म हो गई या हमने उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, तो फिर तो हमें लोअर करनी चाहिए चीजें।
लेकिन यहां पर हम ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने उनकी तबाही भी कर दिया, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म समझे के कर लिए, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी है जो है वो बढ़ रही है। एक और फैक्टर जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये अब एक सवालिया निशान इसके ऊपर लग गए कि आया ये स्ट्रेंथ है उनकी या वीकनेस है। ये एक वक्त पे जिसको स्ट्रेंथ समझा जाता था, जिस तरीके से अभी कतर में या बहरीन में या जो कुवैत में इनके लोग मौजूद है, जिस तरीके से इनको इंगेज किया गया या उनके ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए या कम से कम थ्रेट किया गया, ठीक है वो फेस सेविंग के लिए एक सिंबॉलिक अटैक ही रहा ईरान की तरफ से, लेकिन फिर भी ये इट हैज बिकम देयर वल्नरेबिलिटी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी वल्नरेबिलिटी है, वो इसको भी एड्रेस करना चाहेंगे, और जो भी इधर क्राइसिस जितनी बढ़ती चली जाएंगी अमेरिका के लिए थ्रेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये अब वो अवामिल है, वो इन्वायरमेंट है मुख्तलिफ रीजन्स के बीच में। यूक्रेन रशिया का जो कॉन्टेक्स्ट है उस वॉर को भी मैं प्रोट्रैक्टेड थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चलता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रशिया को जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन की वजह से इंटेंगल किया हुआ है एक वॉर के अंदर, उसको एक वार के अंदर जकड़ा हुआ है, तो वो उसको थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चलाना चाहेंगे, ताकि अब रशिया जो है वो और अपने जो मसाइल हैं या जो रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर इफेक्टिव तवज्जो न दे सके। दुनिया जो है वो इस वक्त इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, जा सकती भी है, और वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं चाइना भी, रशिया भी, बाकी ममालिक भी। लेकिन एज फार एज द मिलिट्री जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, जो मिलिट्री इंटरनेशनल कंस्ट्रक्ट है, उसके बीच में इस वक्त अमेरिका जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है और उसको कोई इस वक्त चैलेंज करने वाला नहीं है। फिर चाइना का अपना एक मजाज है, वो फ्रिक्शन को इमीडिएटली पसंद नहीं करते या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को पसंद नहीं करते, तो दे ऑल्सो यूज सम अदर रूट्स, और वो स्ट्रेंथन तो जरूर करेंगे अपने दोस्तों को, अपने अलाइज को, लेकिन वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भी नहीं आएंगे। और रशिया भी इस वक्त डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के माहौल में नहीं है। तो जो अमेरिकन एक हेजमनी कह लें या जो मिलिट्री फील्ड में वो जारी रहेगी। फिर अमेरिका जो है वो अपने जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको फर्दर कर रहा है। ये जो मैं नेटो की आपको अभी मिसालें दी हैं, खासतौर पे जो बजट की इंक्रीज है, ये उसी तरफ एक इशारा है। अब पाकिस्तान इंडिया की तरफ हम अगर आते हैं, इस रीजन की जो वॉर है, तो देखिए एक बुनियादी तब्दीली जो मुझे नजर आती है वो ये है कि अभी अगर आप डोवल साहब को देखें, इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव जो कॉन्सेप्ट दिया वो प्रॉक्सीज का यूज है, वो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ऑफ द एनिमी, जिस तरह के वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, फितना अल हिंदुस्तान की शक्ल में या फितना अल खवारिज की शक्ल में। ये वो स्ट्रेटेजी है जो डोवल साहब की। मोदी साहब एक स्टेप उससे आगे जाते हैं, ये बिलीव करते हैं काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स की एप्लीकेशन में, ये फ्रिक्शन को जंग की। तो दैट्स वाई आपने देखा कि उनका जो गोदी मीडिया भी है वो जिस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग करते हैं या उसको जो फैलाते हैं, तो उन्होंने एक जहनी मरीज बना दिया है पूरे इंडिया को, एक जंग की सी कैफियत जारी की हुई है, हर वक्त वो उसी में रहते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उनके बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, वहां से लोग एक खतरा महसूस करते हैं। तो ये काइनेटिक्स में बिलीव करते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरीके से उनकी तैयारी हो रही है इंडियंस की, या अभी उन्होंने $2 अरब का जैसे असला प्रोक्योर कर रहे हैं इमीडिएटली, तो वो किस लिए कर रहे हैं? तो ये किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करने की इनके अंदर क्या कहते हैं कि एक ख्वाहिश जो है वो मौजूद रहेगी, और ये कोई भी किसी वक्त भी एक मिस एडवेंचर कर सकते हैं। तो इस मिस एडवेंचर के से अपने आप को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली इन ऑल डोमेन्स, इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डोमेन्स बहुत काम करने की जरूरत है। हमें अपना इन हाउस ठीक करने की जरूरत है। हमारी जो चीजें पाकिस्तान की जो दिफा, क्योंकि जब तक मजबूत पाकिस्तान नहीं होगा, जब तक महफूज पाकिस्तान नहीं होगा, मजबूत पाकिस्तान नहीं बन सकेगा, चाहे वो मजबूती इकोनॉमिक्स में हो, सोशल में हो, पॉलिटिक्स में हो। तो महफूज बनाने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जंगें हमेशा कौमें लड़ती हैं। पाकिस्तान ने इसलिए ये जंग जीती कि वो एक नेशनल रिस्पॉन्स था, वो किसी एक इदारे या किसी एक पोलिटिकल पार्टी या किसी एक ग्रुप या ग्रोह का रिस्पॉन्स नहीं था। दैट वॉज अ बिग रिस्पॉन्स ऑफ अ नेशन। और जब नेशंस रिस्पॉन्ड करती हैं
तो उनको फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी हमें आगे चलकर एज अ नेशन इस चीज़ की तैयारी करनी होगी और हर वक्त अपने आप को तैयार रखना होगा। जब तक ये हिंदुत्व आरएसएस की नेगेटिव मेंटेलिटी जो पाकिस्तान को अनडू करने के हमेशा पै रहती है, तो उसको अगर रोकना है हमने, तो हमने एज अ नेशन इसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और एक चीज़ हमें खुशी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें अपने आप पे कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और सबसे बढ़कर यह है कि पाकिस्तान के अंदर विल है, पाकिस्तान के अंदर विल है टू फाइट इंडिया। जंगें अच्छी चीज नहीं है, पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेबलाइजर के तौर पे इस रीजन में सामने आया है जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ने कभी रीजन को या अपने किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि इस रूम में जो एलिफेंट है वो इंडिया है, वो इस रीजन की स्टेबिलिटी का दुश्मन हुआ है। इस मुल्क की पाकिस्तान को अनडू करने का उनका इरादा है और इंशाल्लाह वो उस पर कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो ऐसे मुल्कों के खिलाफ एक ही तरीक़ाकार है कि अपने आप को भरपूर तरीके से तैयार रखें, इन मिलिट्री डोमेन, इन पॉलिटिकल डोमेन, इन डिप्लोमेटिक डोमेन, इन सोशल एंड कल्चरल डोमेन। तो इन तमाम डोमेन्स में एज अ नेशन जब हम सामने आएंगे, तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन हुई है खास तौर पे हाइब्रिड की फॉर्म में, या अभी जो फ्यूचर की जंग है वो बड़ी डिफरेंट जंग होगी। ये सोसाइटीज लड़ेंगी। हो सकता है जो सोल्जर्स बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं वो ज्यादा महफूज हो, क्योंकि इस वक्त देखा यह जाएगा कि कौन सा मुल्क किसको ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है अपने दुश्मन को, और कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, हाउ मच पेन दे कैन टेक। इजराइल को देख लेना, कुछ दिन मिसाइल वहां पे फायर हुए, फर्स्ट टाइम वॉर गई है उनके इजराइल के अंदर, तो उनकी क्या हालत हो गई है, उनको घुटने टेकने पड़े, उनको सीज फायर की तरफ जाना पड़ा है। तो आगे फ्यूचर की वॉर इस तरह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेन लेने की भी बहुत सलाहियत मौजूद है। हमने 80,000 से ज्यादा, हम तो यूज टू हैं इस जंग का। इंडियन सोसाइटी भी क्या यूज टू है, क्या वो अफोर्ड कर सकती है? ये फैसला इंडिया की आवाम ने करना है कि वो अपना मुस्तकबिल जंगों में देख रहे हैं, अपनी तबाही जंगों में देख रहे हैं, या वो एक पीसफुल तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट के हमारे चीजें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।